सितंबर 1924 नॉर्थ इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं, वहां फास्ट करते हैं इस कोशिश में कि वहां शांति बहाल हो। वहां एक प्रेयर मीटिंग में वो कहते हैं, आई एम स्ट्राइविंग टू बिकम द बेस्ट सीमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। माई लॉन्गिंग इज टू बी एबल टू सीमेंट द टू विथ माई ब्लड इफ नेसेसरी। अगर मेरे खून की भी जरूरत पड़े तो मैं दूंगा। हो सकता है नाथूराम गोडसे ने यह बात वहीं सुन ली हो, प्रेरणा मिल गई हो उनको। एंड में होता भी वही है। गोडसे ने गांधी जी को उसी दिल्ली में गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन कहते हैं बुलेट्स कैन नॉट किल आइडियाज। अब जिस किसी इंसान ने यह बात कही भी है वो व्हाट्सएप के पावर को उस समय समझ नहीं पाया होगा। अच्छे से अच्छा इंसान, उसके असूल, आइडियाज, फैक्ट्स रोज कत्ल कर रहा है यही व्हाट्सएप। अब तो आम इंसान भी गोडसे बनने पर तुला हुआ है। कुछ ही दिन पहले फिर से उसी दिल्ली में एक मॉब ने एक मुस्लिम युवक को एक बिजली के खंभे से बांध के उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मोहम्मद इसरार पर आरोप यह था, संगीन आरोप है, कि उन्होंने एक मंदिर के सामने से एक केला चोरी किया। जो केला एक प्रसाद था, वही प्रसाद जो चलते फिरते लोगों को रोड पे बांटा जाता है। आयरनी की बात यह है कि खुद इसरार के पिता फल बेचा करते थे। खबर है कि इसरार एक्चुअली स्पेशली एबल्ड था, मगर शक, नफरत, खतरे में है कि जो आइडियोलॉजी है वो भीड़ को कंज्यूम कर चुकी थी। लोग उसी में डूबे हुए थे, खतरे में है। और इसीलिए उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि किसी की मानसिक स्थिति, उन लोग ने ये देखा भी नहीं कि ये नॉर्मल इंसान है या ये समझ नहीं पा रहा है उसके आसपास क्या हो रहा है। उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अमन की आशा वाले गांधी जी का खून कुछ ज्यादा ही जाया हो चुका है लग रहा है। मगर आपको गांधी जयंती मुबारक हो। अरे कुछ नहीं तो 2 अक्टूबर चलते, लॉन्ग वीकेंड तो मिल गया ना आपको, खुश हो जाइए। इसी बात पर बापू को एक सलाम कर दो। वैसे कई लोगों का यह मानना है कि गांधी जयंती एक नेशनल हॉलिडे होना ही नहीं चाहिए। गांधी से उनको बहुत ज्यादा ही शिकायत है, मानते नहीं है बापू को। उनके सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उनका एलिजेड रेसिज्म, कास्ट सिस्टम के प्रति उनकी जो राय थी कंट्रोवर्शियल, नॉन वायलेंस के साथ उनका ओवर जो ऑब्सेशन था, और उनका ये मानना, ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता के पीछे अपनी जो जान दे दी, उससे भी सहमत नहीं है बहुत सारे लोग। गांधी से आपको प्यार हो या नफरत, उनके बारे में थोड़ा जानना तो काफी जरूरी है। खासकर कि जब जिस जमाने में सर्वधर्म प्रार्थना तो दूर की बात है, प्रसाद के ऊपर एक इंसान को मार दिया जाता है, उसे लिंच कर दिया जाता है। इस देश में कुछ लोग हैं जिनको अगर मौका मिले तो वो फिर से गांधी पर गोली चला दें। पर अगर आपको गांधी का कत्ल करना है, उनको खत्म फिर से करना है, तो पहले जानना जरूरी होगा कि गांधी किस चीज का नाम है। और हां, हर इंसान की तरह उनमें भी फ्लॉज थे। फ्लॉज की भी बात करेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन पहले यह तो समझ लें कि उनमें ऐसी क्या बात थी, ऐसा भी क्या स्पेशल था उनके सोच में कि आज के डेट में भी दुनिया भर में उनका डंका बजता है। और कोई भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश का, लेफ्ट से हो या राइट से हो, उनके सामने सर झुकाता है, श्रद्धांजलि देता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके हैं जिनसे आप अग्री शायद ना करो, लेकिन क्या सुनने और समझने की शक्ति है आप में? क्योंकि आजकल यह भी एक चैलेंज ही हो चुका है। गांधी जी के मुताबिक आप जब तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब तक आप गुलाम ही रहोगे। फंडामेंटल राइट्स, नेशनल सॉवरेनिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम काफी नहीं है असली आजादी के लिए। तो भैया ये असली आजादी क्या है, समझाते हैं गांधी जी के स्वराज के कॉन्सेप्ट को। गांधी जी के स्वराज के 2 पहलू हैं, एक पर्सनल है और एक सामाजिक है। पर्सनल स्वराज यानी आप खुद के डिजायर्स को कंटिन्यूअसली समझ सके और उनको कंट्रोल कर सके। सेक्सुअल डिजायर, कंज्यूमरिस्ट जो फ्रेंजी है उसका डिजायर, हेट एंड एंगर, इन सब से क्या आप बच सकते हैं? खुद का कपड़ा सिलिए, सच्चे तौर पर आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर ये वाला कॉन्सेप्ट से तो आप अग्री करोगे ना, गांधी जी ने ही बोला था। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम अगर अपने ऊपर राज कर सकते हैं तब हम स्वराज की बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ आता है सामाजिक स्वराज, यानी समाज का हर व्यक्ति बराबर हो और सबको बेसिक एम्यूनिटीज मिले। मैंने सबकी कोशिश यह हो कि जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, वर्ग है, उसके आंसू हम मिटा सके और उसकी मदद कर सके।
इकोनॉमिक्स की भाषा में बाय द वे इसे ही वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जहां सरकार का कर्तव्य होता है पिछड़े, दबे हुए, वनरेबल, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना, जैसा कि मोदी सरकार भी कर रही है 80 करोड़ लोगों को फूड राशन देकर। कुछ लोग इसे रेवड़ी बोल सकते हैं, लेकिन इसे ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। भाई वो 5 ट्रिलियन टन की क्या इकोनॉमी है जहां लोग फिर भूखे सोने जाते हैं या जहां मैल न्यूट्रिशन होती है। गांधी जी एक ऐसा समाज चाहते थे जिसका हर इंडिविजुअल खुद पर काबू कर सके, और अगर किसी को भी चोट लगे माने तो चोट उस पर नहीं हो, आहत सबको पहुंचे। पर्सनल और सामाजिक स्वराज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। माने दिल्ली में मोहम्मद इसरार की इस तरीके से, बुरी तरीके से जो हत्या की गई थी, सिर्फ इसरार की नहीं, एक सामाजिक आदर्श की भी हत्या है। समाज आजाद नहीं है, वो नफरत का गुलाम बन चुकी है। और क्योंकि ये नफरत इतनी रोजमर्रा हो चुकी है, हम उससे यूज टू हो चुके हैं, हम भी गुलाम हैं अपने इंडिफरेंस के। अब मैं समझता हूं कि यह स्वराज की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं यह भाषा हिंदुस्तान समझती है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेता टाइप लोग इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज एक देश हैं। नफरत बढ़ रही है, लेकिन नफरत को हम जीतने नहीं दे रहे हैं। अब गांधी के सामने अगला सवाल था कि इस स्वराज के कॉन्सेप्ट को हासिल कैसे किया जाए रियल वर्ल्ड में। गांधी जी का मानना था कि स्वराज एक पवित्र मकसद है, इसीलिए इसको हासिल करने का तरीका भी पवित्र होना होगा। यानी आप मीन्स और एंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। गांधी जी के इस पवित्र पॉलिटिकल पाथ के दो पहलू थे, सत्याग्रह और अहिंसा। अब अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, आप लाठी खाइए पर खुद हाथ नहीं उठाएंगे। ये छोड़िए, आप में कभी क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। मालूम है बहुत मुश्किल है। हम मर जाएंगे पर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, प्यार से ही देंगे। उन्हें वार करने दो, लेकिन तुम हाथ मत उठाना। इसी चेंज ऑफ हार्ट से पनपता है असली सत्याग्रह। सत्याग्रह लिटरली ट्रांसलेटेड ट्रुथ फोर्स। गांधी मानते थे कि सच की ताकत सर्वोच्च है। अगर आप इस सच के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हैं, ईंट का जवाब से प्यार से देने के लिए तैयार है, तो आपका दुश्मन भी एक पॉइंट पर जाकर हार मान जाएगा और समझ लेगा कि वो जो कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। माने आप अपने दुश्मन को स्पिरिचुअल लेवल पर चैलेंज कर रहे हो, फिजिकल लेवल पर चैलेंज नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर चैलेंज कर रहे हो। और गांधी जी के लिए सत्याग्रह एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर था। वो कहते थे गॉड इज ट्रूथ, द वे टू ट्रूथ लाइज थ्रू अहिंसा। ओके, आइडिया रेडिकल है, आई एग्री, जरूर है रेडिकल। गांधी जी के इस अप्रोच की वजह से कई सारे लोग उनसे काफी असहमत भी थे, मैं बात समझ सकता हूं। स्वराज, सत्याग्रह, अहिंसा के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझेंगे तब आप ये बात भी आराम से समझ जाएंगे कि गांधी जी से इतने लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों थी। भाई गांधी जी के कई चाहने वाले भी ये मानते थे कि भैया वो अपने आइडियाज को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम थे और कभी कभार तो इरेशनल भी बन जाते थे। नोआखली का कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। बेसिकली उनकी कोशिशों के बावजूद वहां नोआखली में कम्युनल राइट्स चलते रहे। गांधी जी ने राइटर्स में प्रॉब्लम नहीं देखा, उन्होंने अपने एक्शंस पर सवाल उठाए, क्योंकि वो अपने ऊपर डाउट करने लगे कि शायद उनकी मंशा, वो खुद उतने प्योर नहीं थे, उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, इसीलिए राइट्स चल रहे थे। तो गांधी जी ने तय किया कि वो अपने ब्रह्मचारिता को, अपने सेक्सुअल कंट्रोल को टेस्ट करेंगे अपनी ग्रैंड नीस के साथ नग्न अवस्था में सोकर। यह एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और अजीब एक्सपेरिमेंट था और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी एंगल से भी। उस टाइम पर भी इसके खिलाफ लोगों ने आवाज जरूर उठाई थी और यह इनका एक क्रिटिसिज्म में एक प्रोमिनेंट एक पॉइंट भी बनता है। और सिर्फ यही नहीं, एक और प्रॉब्लम भी थी। भगत सिंह और दूसरे कम्युनिस्ट गांधी के इस अहिंसा के मैसेज से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। उनके लिए वायलेंस, उनके लिए भी बाय द वे वायलेंस आखिरी ऑप्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस जरूरी था, क्योंकि एक ओप्रेसिव इंपीरियलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम से आप टक्कर ले रहे हो। यही बोस का मानना था कि क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ओप्रेसिव और वायलेंट थी, तो उसको हटाने के लिए बंदूक उठाना लाजमी ही नहीं, जरूरी भी था।
दूसरी तरफ अंबेडकर और पेरियार जैसे थिंकर्स का मानना था कि गांधी कास्ट सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहते थे। पूना पैक्ट में ब्लैकमेल करके दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया। अंबेडकर पेरियार का मानना था कि जब तक हिंदू धर्म से कास्ट सिस्टम को उखाड़ कर फेंका ना जाए तब तक सब्सटैंशियल चेंज और प्रोग्रेस नहीं आ सकता है। वही गांधी कहते थे, एंड आई कोट, देयर इज नो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी इन हिंदुइज्म इन माय कंसेप्शन, बट व्हेन डॉक्टर अंबेडकर वांट्स टू फाइट वर्णाश्रम itself, I cannot be in his camp because I believe varnashram to be an integral part ऑफ हिंदुइज्म। और बार बार इस स्टेटमेंट को कोट करके दिखाया जाता है कि गांधी जी कैसे कास्ट सिस्टम को आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर हिंदू महासभा जैसे संगठन गांधी के मॉडरेट रिफॉर्म्स के सख्त खिलाफ थे, तो वो बहुत लोगों को बहुत एंगल में क्रोधित करते थे। 1993 में गांधी के एंटी अनटचेबिलिटी टूर के दौरान हिंदू महासभा एक्टिविस्ट ने उन्हें ब्लैक फ्लैग्स दिखाए, उनके ऊपर गोबर फेंका। जून 1934 में तो उनको बॉम्ब से मारने की कोशिश भी की। एक और बहुत बड़ी जो डिसएग्रीमेंट है जो लोगों को गांधी से थी उस समय, वो उनके इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को लेकर थी। गांधी मॉडर्न सोसाइटी के बहुत बड़े फैन नहीं थे मॉडर्निज्म के। उनके हिसाब से ये जो आधुनिकता, मॉडर्न बन जाने की ये जो होड़ लगी पड़ी हुई है, उससे देश और दुनिया का कोई भला नहीं होने वाला है। उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उसे कुछ लाभ ही होगा। गांधी जी के हिसाब से ये अंधा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, हाई स्पीड प्रोडक्टिव जिंदगी, इसके पीछे भागना एक बेवकूफी ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे, अरे जीडीपी ऐसे कैसे बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी कैसे बनेंगे। सही बात है, हम 5 ट्रिलियन कभी नहीं बनेंगे। गांधी का यह कहना था कि यही तो प्रॉब्लम है, इन नंबरों की दौड़ में इसके पीछे पीछे भागकर ही तो हम पागल हो रहे हैं। उनके स्वदेशी मूवमेंट पर अगर आप गौर करेंगे, गौर से देखेंगे, तो काफी सिंपल सा इकोनॉमिक एक मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया था। एक मॉडल जो लोकली ग्राउंडेड था, सेल्फ सस्टेनिंग था और इकोलॉजिकली साउंड था। मैंने यही कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक इकोनॉमिस्ट की भाषा में आपको रैप करके दे दूं तो आप बोलेंगे वाह, ये तो नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये जो रेडिकल इकोनॉमिक थॉट था, इसे नेहरू तक सहमत नहीं थे। काफी लोग जो गांधी के चाहने वाले थे, उन्हें भी लगता था कि गांधी ज्यादा ही आदर्शवादी बातें कर रहे हैं। हां, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन तरक्की तो नेहरूवियन सोशलिज्म से ही होगा। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ेगी। आयरनी तो देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर उसके बाद करेंसी में किसका मुंह छापा? गांधी जी का ही मुंह हमने नोट पर चिपका दिया। मेरे ख्याल से वो इस बात से कभी सहमत नहीं होते। अंत में हम तो जानते हैं कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, हत्या उनकी क्यों की। बेसिकली हिंदू राइट की यह शिकायत थी कि गांधी एंटी हिंदू थे, मुसलमानों की तरफ बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट थे और अहिंसा और सत्याग्रह की बातें करके हिंदू समाज को कमजोर और डिफेंसलेस बनाने का उनका एक प्लान था। बार बार वो रिलीजियस यूनिटी की बातें करते, जबकि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उनके सामने। और आपको 2 नेशन थ्योरी और पार्टीशन की पूरी कहानी अगर और डिटेल में जाननी है और उसमें गांधी का क्या रोल था, उसके बारे में एक डीप डाइव एपिसोड हमने ऑलरेडी बना के रखा है, उसे आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है कि पार्टीशन में गांधी का क्या रोल था और क्या गांधी रिस्पॉन्सिबल है पार्टीशन के लिए। पर बेसिकली बात यही है फिर कि हिंदू राइट हिंदुत्व नेशनलिज्म में, हिंदू राष्ट्र में बिलीव करता था और गांधी एक मल्टी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे। और उनके राम राज्य का मतलब यही था, माने जय श्री राम वर्सेस ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आज 70 साल बाद भी यही 2 विचारधाराओं के बीच में आज लड़ाई चल रही है। बाय द वे, जिन्ना भी ऐसे ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को ही मानते थे, इसीलिए गांधी जी उनके खिलाफ भी थे। गांधी का नेशनलिज्म कायदे से इंक्लूसिव था, प्लूरल था, वाइल पाकिस्तान और जिन्ना का जो नेशनलिज्म था वो एक्सक्लूजनिस्ट था।
भाई गांधी की कितनी भी क्रिटिसिज्म कर लो, लेकिन उनकी छवि आज भी उतनी मजबूत है कि उनके सामने हर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता है। फॉरेन लीडर्स भी उनके सामने श्रद्धांजलि ऑफर करते हैं। सारे नेता दावा करते हैं कि वो गांधी जी के भक्त हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांधी के विचारधाराओं से सहमत है या उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पर हालांकि सरकारों ने गांधीयन मॉडल को अपनाया नहीं, लोगों ने इसको जरूर अपनाया है। सबसे फेमस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आदिवासी लोग जब जल जंगल जमीन के हक के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने गांधी का सहारा लिया कि ये जो अंधा डेवलपमेंट है ना, एक ह्यूमन और एनवायरमेंटल कॉस्ट है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अर्बनाइजेशन की भूख में, शहरों को बिजली देने के भूख में, रूरल इंडिया के लाखों लोगों को, खास करके आदिवासियों को, हिंदुस्तान खुद बेघर कर रहा है। आरटीआई मूवमेंट ले लो या पंचायती राज ले लो, जयप्रकाश नारायण या इरोम शर्मिला, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो गांधीयन आइडियाज से डीपली इंस्पायर्ड। इंटरनेशनली भी मैंडेला ले लो, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट उनका, मार्टिन लूथर किंग का सिविल राइट्स मूवमेंट ले लो, दोनों ही गांधीयन विचारों से बहुत डीपली प्रेरित हैं। मैंडेला ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी कहा था, एंड आई कोट, I could never reach the standard of morality, simplicity, and love for the poor set by the Mahatma. While Gandhi was a man without weakness, I am a man of many weaknesses. देखिए, इसमें हम एक चीज बहुत क्लियर कर देते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांधी परफेक्ट थे, उनमें वीकनेसेस नहीं थी, बिल्कुल थी, वो भी इंसान थे। मगर इस कोट से कम आप ये इंफ्लुएंस लगा सकते हो कि इंटरनेशनली भी गांधी को कितने लोग मानते हैं और उनका कितना वर्चस्व है। तो हो सकता है कि आप गांधी के विचारों से तंग हैं, आप परेशान हो चुके हैं कि इतने सालों बाद भी उनका इंफ्लुएंस खत्म ही नहीं हो रहा है, ड्यूरासेल बैटरी की तरह यह थॉट प्रोसेस उनका चला जा रहा है। तो शायद आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कम से कम पूरी तरीके से कोशिश हो रही है गांधी के आइडिया, उनके विचारधारा, उनके स्पिरिट को मार डालने के लिए, उनके आइडियल्स को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। पहला स्टेप यह कि धर्म को ही हम रीडिफाइन कर दें, एक मिलिटेंट धर्म जो हिसाब बराबर करेगा। अरे ये नो शोइंग लेफ्ट चीक राइट चीक, जरूरत पड़ेगा तो वायलेंस करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। मोहम्मद इसरार की जो हत्या है इसी सोच का ही एक नतीजा है। और बाय द वे, ये सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, पाकिस्तान में हाल फिलहाल में ये जो चर्च डेमोलिशंस हो रहे हैं वो भी इसी मिलिटेंट धर्म वाली आइडियोलॉजी का ही नतीजा है। ऐसी आइडियोलॉजीज को सही गलत से मतलब नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ पावर और पॉलिटिकल डोमिनेंस की है। नारा सुपर पावर का है, सेल्फ कंट्रोल का नहीं है। जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। दूसरा स्टेप जिससे हम गांधी को मार रहे हैं कि गांधी को अप्रोप्रिएट कर लो, उनकी सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज बना दीजिए, हर 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दे दीजिए, मगर उनके विचारों के बारे में, उनकी बातों की गहराई समझने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान तक ही सीमित रखिए। वैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स क्लियरली उनके स्वदेशी मूवमेंट और स्वराज के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हम उस इंटरनेशनल मार्केट में बस उनका इमेज चमका रहे हैं और इंटरनली क्या कर रहे हैं, सारा एनवायरनमेंट को तहस नहस कर रहे हैं। देश की सारी जो जायदाद है वो 3-4 पूंजीपतियों के हाथों में दे रहे हैं। लोकल इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर गांधी ने काफी एम्फेसिस दिया था, उसका गला हम घोट रहे हैं। देखिए, मिसकंसेप्शंस की कमी तो है नहीं और उसको गांधी के इमेज को मारने में बहुत काम आता है। गांधी जी कई हद तक एक रेसिस्ट थे। वो एक जमाने में पैदा हुए थे जब रेसिज्म बहुत एक आम चीज होती थी और गांधी भी उस जमाने से प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके ख्याल भी बदले, वो भी मैच्योर हुए। लेकिन हां, इस बात पर ज्यादा क्लैरिटी और सेंसिटिविटी की दरकार बिल्कुल है। गांधी पर इस बात पर बहुत वार होता है कि वो एंटी हिंदू ही नहीं, प्रो मुस्लिम भी थे। वो चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो, ये तो सच है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। 15 अगस्त को जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो गांधी नोआखली में थे, इसी कोशिश में थे कि वहां हिंदू मुसलमान दंगे रुक जाए। और गांधी की कोशिशों के चलते दंगे रुके भी, सिर्फ नोआखली में नहीं, पूरे के पूरे बंगाल में जहां और खून खराबा हो सकता था। अगर आप शेयर नंबर्स की भी अगर आप बात करें तो शायद गांधी ने डायरेक्टली सबसे ज्यादा हिंदुओं की जान बचाई और पार्टीशन वायलेंस के चलते। और रिमेंबर, वो दिल्ली से लाहौर जा रहे थे ताकि वहां के हिंदू और सिख माइनॉरिटी के खिलाफ जो हिंसा चल रही थी, वायलेंस चल रहा था, खून खराबा चल रहा था, ऑर्जी चल रहा था, उसे रोका जा सके। लेकिन उससे पहले खैर गोडसे ने उनको गोली मारकर खत्म कर दिया।
और ऐसे ही उन्होंने भगत सिंह की जान बचाने से भी परहेज नहीं किया था, जबकि माइंड यू भगत सिंह की विचारधारा उनसे एक्चुअली उल्टा थी, कम से कम जो लास्ट रिजॉर्ट टू वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कोशिश की थी। खैर, जो भी हो, मैं आपको जितना भी समझा लूं, आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहेंगे, पर देशभक्त की कम से कम जो ऑडियंस है इस कीचड़ से ऊपर उठकर विचार और नुआंस की बातें पसंद करती है, ये कम से कम हमारी आशा है। और गांधी के आइडियल्स कितने पावरफुल हैं ये आप इस बात से समझ सकते हो कि आज भी जो लोग गांधीगिरी करना चाहते हैं या गांधीगिरी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द एंटी नेशनल अर्बन नक्सल आंदोलन जीवी घोषित कर दिया जाता है। बेसिकली सिस्टम से सवाल करना, ये सत्य के बारे में बात करना, सत्य के साथ रहना, इस सिस्टम को पसंद नहीं है, क्योंकि सवालों में, सत्य में कितना पावर है ये सिस्टम अच्छे तरीके से जानती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई गांधी आज वापस आ जाए, सोचिए इंडियन पॉलिटिक्स में, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि आज का गांधी तुरंत झोला उठाकर मणिपुर जाएगा सबसे पहले और वहां फास्ट करेगा और वहां शांति बहाल करने की कोशिश करेगा। वही गांधी उठकर बिना वीजा पाकिस्तान जाएगा, वहां चर्च बर्निंग को रोकने के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा। 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, उसे जरूर आज का गांधी रोकने की कोशिश करता, प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज करता। और वैसे ही हैरानी की कोई बात नहीं अगर यह सब करने की हिमाकत के वजह से उन्हें कोई गोली आज भी मार देता। गोडसे की कमी नहीं है आज की दुनिया में, व्हाट्सएप पर या फिर दिल्ली के सड़कों पर। पर तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात भी सही है कि गांधी जी मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी सोशल मूवमेंट्स में गांधी पाए जाते हैं, नारों में वो आज भी मौजूद हैं, चाहे सफाई का नाम हो या किसी स्कीम में वो मौजूद हो। आज के दिन गांधी को याद करना जरूरी है एक इंसान के तौर पर। उनकी कमियों पर बिल्कुल बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर उसके साथ साथ एक प्रेयर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात कर लेते हैं। भले ही हम उनके उसूलों से अग्री ना करें या बहुत सारी चीजें समझ ना पाए, गांधी के आवाज को हमें सताना जरूरी है, ताकि हम कम से कम दुख से यह बात तो कह सके ये सब कॉन्टिनेंट में हो क्या रहा है, ताकि हम भूल ना जाएं कि अ बेटर वर्ल्ड इज पॉसिबल, कि हमारे देश की आजादी और हमारे देश की स्थापना किन ऊंचे आदर्शों पर हुई थी और उन आदर्शों को लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली की पार्लियामेंट में।